Mr. Surinder Ambardar ji, a known political analyst who worked in Kashmir from last 3 decades. He was nominated as member of Legislative Council from BJP in the previous council. There are reports that he was the point man to form BJP-PDP government, and also he was one who strongly opined the withdrawal from the government. Mr. Ambardar is currently heading the Department of International Relations of BJP, Jammu and Kashmir. Ambardar ji. मुस्लिम दोस्तों को भाइयों का आज ईद मुबारक दूंगा। अगर टिट्टू जी आपकी इजाजत हो तो एक बशीर बद्र के 2 अल्फाज हैं, मैं बयान कर सकता हूँ। इरशाद सर। मुझे इश्तियारों से लगता है, मुझे इश्तियार से लगते हैं तेरी मोहब्बतों की कहानियां। जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। प्रजा परिषद के आंदोलन में स्वर्गीय प्रेमनाथ डोगरा जी के साथ मक्खनलाल जी ऐमा, सचर साहब, ओमकारनाथ जी काक और चौधरी छबर सिंह जी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अभी अभी एक वीडियो आया था जिसमें चौधरी छतर सिंह जी ने कुछ बातें जो उनके इंटरेक्शन स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ हुई थी जब 1949 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ आए थे। एक तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज फारूक साहब जो हमारे जम्मू कश्मीर के लीजेंड है तो कुछ न कुछ सच बोले। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू में अपनी टीम के साथ जो एक्सपीरियंस शेयर की थी, एक तो ये थी कि शताब्दियों से भारत आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था और पिछले 90 साल से, यानी कि 1857 से लेकर 1947 से जो दिन रात का संघर्ष था, उसके कारण से भारत में जो आधी अधूरी आजादी आई है। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो षड्यंत्र रचाया था 2 नेशन थ्योरी का, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और ये जो आइडियोलॉजिकल परिवार संतुष्ट नहीं थे कि विभाजन हो, और विभाजन का जो जख्म था श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी था, उसकी दर्द थी, उसकी पेन थी। और उनका ये कहना था कि जो जम्मू कश्मीर में एक अलग प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन दिया जा रहा है या यहाँ एक अलग झंडा होगा और अलग संविधान होगा, इसके लीनेजेस जो हैं वो पार्टीशन सिंड्रोम के साथ कनेक्ट होते हैं। और ये मुख्य कारण था कि उन्होंने जो आर्टिकल 370 का उसका विरोध किया था। जो राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी हैं उनको ये समझ लेना चाहिए कि उस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो इमेजिनेशन थी वो यही थी कि भारत सफर करेगा, जम्मू कश्मीर सफर करेगा, क्योंकि हम भारत में जो भारत का मुसलमान है उनको बराबर इक्वलिटी, जो उनका इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल ड्यूटीज, इक्वल राइट्स होंगे। और इस आर्टिकल के माध्यम से हम भारत के मुसलमानों को फिर शक्ति कैटेगरी में एक कोर की मानसिकता की थॉट प्रोसेस था, जिस कारण से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में आकर ये कहा, या संविधान लाके रहूंगा नहीं तो जान दे के रहूंगा। अब सत्य तो ये है कि तब वो संविधान तो नहीं लाए पर जान दे के गए हैं जम्मू कश्मीर की धरती पर, और वो भी अभी मालूम नहीं कि किन हालात में उनकी जान चली गई। एक प्रश्न है गंजू साहब कि आखिर क्या मानसिकता थी उन लोगों की कि जो ये चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में अलग प्रकार का प्रोविजन हो। और मैं आपका बहुत आभारी हूं, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि शायद फारूक साहब आज ये कहेंगे कि हमको कश्मीर की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए, जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए हमने एक स्पेशल प्रोविजन का डिमांड किया था। अगर स्पेशल प्रोविजन कश्मीर की आइडेंटिटी को बचाने के लिए होती तो मुझे मेरा मानना है कि फिर
जो जम्मू कश्मीर की जो एजुकेशन पॉलिसी होती, तो उसमें जो इतिहास का एक बहुत बड़ा वेरियर ललिता दीदी का नाम भी होता कहीं ना कहीं। अगर हायर एजुकेशन में नहीं होता तो प्राइमरी एजुकेशन में होता। दुनिया को एक नया दर्शन देने वाला इब्न गुफ्त का नाम भी कहीं न कहीं होता। यहां तक जिस बात को, जिस इतिहासकार को विश्व मानता है, विश्व एक्नॉलेज करता, कलहल की राज तरंगी को भी जम्मू कश्मीर के किसी भी इतिहास की पुस्तक में वो स्पेस, वो जगह नहीं मिली जो होनी चाहिए थी। अभी तारिक अहमद साहब ने कहा कि जो जम्मू कश्मीर 1947 में था, जो इसका भूगोल था, जो इसकी टोपोग्राफी डेमोग्राफी थी, वो किसके कारण थी? वो जनरल जोरावर सिंह के नाम थी। वो अगर जनरल जोरावर सिंह ने इस जो 1947 का जम्मू कश्मीर था उसको जीतने में अपना रक्त बहाया, अपना योगदान दिया, क्या हमारी ड्यूटी, हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि कहीं ना कहीं ऐसे बड़े आइकॉन को, ऐसे बड़े वॉरियर को, ऐसे बड़े लीडर को हम अपने इतिहास के पुस्तकों में ग्लोरीफाई करें? पर मैं आभारी इसलिए हूं कि फारूक साहब ने बड़ा क्लियर कहा कि जम्मू कश्मीर की मुस्लिम आइडेंटिटी को बचाने के लिए हमने जम्मू कश्मीर का एक्सेशन भारत के साथ किया। अगर जम्मू कश्मीर का मुस्लिम आइडेंटिटी को बचाने के लिए, तो फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो मंथन था वो तो सही था कि एक टू नेशन थ्योरी की लीनेजेस इस आर्टिकल में कहीं ना कहीं जिंदा थी। अगर ये भी मान ले आर्ग्यूमेंट से कि कश्मीरी मुस्लिम आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए हमने धारा 370 को यहाँ एक स्पेशल प्रोविजन के रूप में रखा था, फिर भी ये जानना चाहूंगा उन सभी लीडर्स से जो ये मानते हैं कि मेजॉरिटी मुस्लिम कैरेक्टर को जिंदा रखने के लिए ही ये एक्सेशन हुआ था, कौन से मुस्लिम कैरेक्टर को, कौन सी मुस्लिम आइडेंटिटी को? शेखुल आलम को, वहाब खार को, या आपके आजाद साहब को, शमस फकीर को, हाबा खोतून को, कि आपने मुस्लिम आइडेंटिटी के रूप में हमने जिलानी साहब को आइकॉन बना दिया, आपने आयशा इंदिराबी को आइकॉन बनाया, आपने बुरहान को भी आइकॉन बनाया, आपने जिंदपुर को छोड़कर शबीर शाह को आइकॉन बनाया। क्या इस मुस्लिम आइडेंटिटी की जो पहचान थी, क्या आपने शेखुल आलम के शुकूं को कहीं अंग्रेजी में तर्जुमा करके उसको ग्लोबली एंकरिंग की? जी नहीं। हुआ क्या? हुआ ये कि आपका दल, जो जीली दल, जो कश्मीर के हमारे टूरिज्म का भी और हमारी आइडेंटिटी का एक चेहरा है, 1975 में उसका जो एरिया था वो 24 स्क्वायर किलोमीटर था, अब 16 स्क्वायर किलोमीटर है। क्या मुस्लिम आइडेंटिटी को बचाने के लिए दल को स्क्वीज करना जरूरी था? जो ईस्टर्न ग्लेशियर्स हैं आपके, वो 29.57 स्क्वायर किलोमीटर थे, वो अब 17 स्क्वायर किलोमीटर रहेंगे। आपने हजारों कनाल जो ग्रेजिंग लैंड था वो बड़े बड़े लोगों ने अपने नाम करवाया। आपने जो वाटर बॉडीज का लैंड है वो भी बड़े बड़े लोगों के नाम करवा दिया। कितना फॉरेस्ट लैंड एनक्रोच्ड है, जरा पता तो करें। टिट्टू जी, जम्मू कश्मीर के गवर्नेंस में आप देख लीजिए 3 से 4 लाख लोग हमारे एम्प्लॉयज हैं। हमारा एक भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जो जिसको हम फोकस करें, ये कहें कि वो एक रेवेन्यू जनरेटिंग डिपार्टमेंट है। हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग भी 21 हैं, एक जिंदा है, 19 मर गई, और उसमें
जो स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन है उस पर तहकीकात चल रही है। वो सब जो बेनिफिशियरीज हैं उनको भी आगे आने वाले दिनों में मिर्ची लगने वाली है। अगर हजारों करोड़ों का घपला स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन के माध्यम से वो 18% लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ऐसे सूरत हाल में जब आप मुस्लिम आइडेंटिटी की भी बात कर रहे हैं, आप मुस्लिम आइडेंटिटी में सिर्फ 18% लोगों को ही बेनिफिशियरी बनाकर 82 लोगों को आप डिप्लॉय रखेंगे तो बात नहीं बनती है। एक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर का इंटरव्यू आया था। आप ये जो 70 साल का इतिहास है, उस इतिहास में ये माना जाता है अगर एक मिसचिफ हो, एक बड़ी गलती हो, तो एक डिकेड के लिए संभलना मुश्किल होता है, एक 10 साल में भी वो नहीं संभलता है। तो 3 बड़ी ब्लंडर्स हुई हैं। एक जो इस मानसिकता से कि हम एक मेजॉरिटी की आइडेंटिटी को प्रिजर्व करके एक्सेशन करेंगे, ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत ही बड़ी ब्लंडर थी, और क्योंकि ये भारत के संविधान के वेलफेयर स्पिरिट के विरुद्ध था। हम अगर फिर हिंदू मुस्लिम डिवाइड इस आधार पे भारत की रचना करते तो फिर भारत पाकिस्तान होता, भारत भारत नहीं होता। अभी मैं ये कह रहा हूं कि एक और बात, इससे पहले मैं उस पीडीपी लीडर साहब की बात करूं, एक बहुत बड़ी और ब्लंडर हुई कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस के बाद। जब शेख अब्दुल्ला जेल जाते हैं और महज रायशुमारी प्लिबसाइड फ्रंट का रचना होती है, और सबको मालूम है कि उसमें मिर्जा अफजल बेग साहब उसके पायनियर थे, और मिर्जा अफजल बेग साहब हमारे दूर के रिश्तेदार भी नहीं थे, वो शेख साहब के बड़े नजदीक थे। इस सोच ने कश्मीर के साइकोलॉजी में जो बारूद भरा है, वो बारूद अभी तक नहीं निकला है। ये वो बुलंडर है जिसने कश्मीर को आज उस कगार पे खड़ा कर दिया है जहां अब कश्मीर जो शेख साहब के समय 1947 में आपने नारा दिया था कि हम हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं तैयार, अब ये है कि हमलावर को हम खबरदार कर रहे हैं कि हम कश्मीर, ये नैरेटिव बदल गया है। और उसका वजह प्लिबसाइड फ्रंट और उसका थॉट प्रोसेस जो उन्होंने कश्मीर की साइकोलॉजी में एक झूठा फेक एक फरेब करके एक वो नैरेटिव दिया जो कश्मीर को इस कगार पे लाया है जहां लगभग जम्मू कश्मीर कोलैप्स हो गया है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर का एक इंटरव्यू आया, 2 बातें उन्होंने कही दैट हमारा भारतीय जनता पार्टी के साथ जो अलायंस था, हमको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी एक हिंदूवादी पार्टी है और हम उनके साथ एंगेज होना चाहते हैं। एक तो मैं ये पूछना चाहूंगा, हिंदुत्व पार्टी के साथ एंगेज करना तो ठीक बात है, वो आपकी मर्जी है, मगर मामा जी के पास तिजोरी की चाबी रखना, इसका हिंदुत्व की पार्टी से एंगेज होने का क्या मतलब? आप मुझे ये बताइए कि एक आर्टिस्ट बाई को जम्मू कश्मीर में टूरिज्म मंत्री बनाकर क्या दर्शाना चाहते हैं आप कि आप हिंदुत्व पार्टी को एहसान कर रहे हैं? आप जेके बैंक में स्कैम करके जो टेररिस्ट और जमात इस्लामिया और अपने रिश्तेदारों को उनसे भी पैसा लेकर जो जेन्युइन एस्पिरेंट कैंडिडेट थे उनको इग्नोर करके एक स्कैम कर रहे हैं, उस पर भी कहीं जो हिंदुत्व पार्टी के साथ एंगेज करने का जो आप मशवरा दे रहे हैं, इसका क्या लिंक है? और एक और गंभीर बात कि जब जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर इतनी हिम्मत करता है कि वो ये कहती है कि
तिरंगे को कांधा देने वाला कश्मीर में नहीं मिलेगा, वरना पाकिस्तान से बात करो। भारत के सुरक्षा बल, भारत का जम्मू कश्मीर का पुलिस, हमारा सीआरपीएफ का जवान, बीएसएफ का जवान, आरआर का जवान, आर्मी, हम सब अपने जीवन में ये एक विल करते हैं कि जब हम मरे तो हमको तिरंगा में कफन के साथ लपेटा जाए। उन सब को एक जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर अपमान करता है, एब्यूज करता है, इतना ही नहीं। ये सब बेनिफिशरीज हैं, वो भी बात करूंगा। सवाल ये है कि आप हिंदुत्व पार्टी से एंगेज कर रहे हैं, तो ये सब क्या कर रहे हैं, जरा इन पे भी रोशनी डालिए। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये मसल पावर जो है, मस्कुलर पावर चल रहा, मस्कुलर पावर, टेररिस्टों को घरों में पनाह देना, टेररिस्टों को पॉलिटिकल वर्कर हार्बर करे, उनका कोरियर करे, आपके अफसर टेररिस्टों के कामों को प्रायोरिटी करे, सेपरेटिस्ट के कामों को प्रायोरिटाइज करे, और कहीं मिली भगत तो नहीं है कश्मीर के पॉलिटिशियंस और सेपरेटिस्ट के बीच में, जरा उस पर भी रोशनी डाल दीजिए कि मस्कुलर पॉलिसी ये है कि जो सरकार में रह के टेररिज्म को, सेपरेटिज्म को बढ़ावा दे रही है कि जो गलत करे उनको कानून के दायरे में लाकर खड़ा कर देना, ये मस्कुलर पॉलिसी है। जो बेनिफिट्स लेते हैं नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग से, उनको अरेस्ट करना, उनको लीगली फ्रेम करना मस्कुलर पॉलिसी है। जो हवाला के पैसे को बंटवारा हो, उसको मस्कुलर पॉलिसी कहते हैं। जो टेसिटली जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड चल रहा था, उस क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में आपके लोग बेनिफिशरीज हैं। ये ओवरऑल एक नेक्सस था कश्मीर में, जिस नेक्सस में एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन था कि हम सब 18% लोगों को लगातार जितने भी हिंदुस्तान से बेनिफिट आएगा या कॉन्फ्लिक्ट इकोनॉमी से जो बेनिफिट आएगा, और स्ट्रेटेजिकली कश्मीर सोसाइटी को, खासकर जम्मू को डिप्राइव करके कश्मीर सोसाइटी को स्लोगन्स में एंगेज करके उनको बेसिक मुद्दा, आपने कभी सुना है कि कश्मीर में करप्शन के अगेंस्ट कोई आवाज उठी है? क्या आपने सुना है कि वहां कोई सिविल सोसाइटी ग्रुप बेसिक मुद्दों को, बेसिक फंडामेंटल इश्यूज को लेकर कोई बात कर रहा है? नहीं। पाकिस्तान से बात करो, और ये एक सेंट्रल एजेंडा था, वो चाहे वो लेफ्टिस्ट था, चाहे वो कश्मीर में कांग्रेस का लीडर, चाहे वो कश्मीर में आपका पीडीपी का लीडर था, नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर था। अब कितनी भयानक बात है कि हमारे कश्मीर को पाकिस्तान से बात करने वाले स्टेक होल्डर बना रहे हैं। कभी किसी भी, आप ये तारिगानी साहब इससे भी पूछ सकते हैं कि हमारा जो 1994 का जो यूनानिमस रेजोल्यूशन था, उसको जम्मू कश्मीर की असेंबली में वेट क्यों नहीं किया? आपसे उनसे पूछ सकते हैं जो गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई है, उस पर कितने बार आपने हाउस में डिबेट किया? आप लेफ्टिस्ट थे, आप तो कर सकते थे। आप मुझे ये बताइए कि हम जम्मू कश्मीर जो 1947 का जम्मू कश्मीर है, उसको इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं, तो मुद्दा हमारा और उनमें कोई अंतर कहाँ? हम भी तो कहते हैं कि गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को वापस लाए, तो हमारा कॉमन एजेंडा है। तो फिर पाकिस्तान के साथ बात करनी का मतलब है। अच्छा, मुझे बताइए कि पाकिस्तान के साथ क्या बात करनी? इनमें से किसी को ये लग रहा था कि जनरल भवेजा के बैक पॉकेट में नुस्खा ऐसा है कि जो ही बात करना शुरू कर देंगे तो वो अपना नुस्खा निकाल कर हमको जम्मू कश्मीर को मामला हल करने के लिए आगे आएगा। इट वाज ए स्ट्रैटेजी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बेसिक डेवलपमेंटल मुद्दा, फंडामेंटल मुद्दों से, बेसिक राइट्स के मुद्दों से गुमराह करके सिर्फ उनको साइकोलॉजिकली एंगेज करके, सो दैट ये अकाउंटेबल न ठहरे और
वो जो उनका नेक्सस ग्रुप का जो काम था वो उसको करते रहे। आपने, मुझे लगता है कि जो आपने इनॉग्रल अपनी बात रखी उसमें एक बहुत ही बड़ी बात की आपने चिट्टू जी, कि इस सारे प्रोसेस में, इस 70 साल के प्रोसेस में कश्मीर विक्टिम बन गया मल्टीपल मैरिजेस का। एक जमाना था जहां मिर्जा अफजल बेग साहब, हम तो मालूम नहीं, देखा नहीं, मगर आप सब रफीकों से सुनते हैं कि वो जब इलेक्शन कैंपेन करते थे या कैंपेन करते थे तो सब Shall I carry on? Please carry on. वो सब्ज रुमाल अपने जेब में रखते थे, आपने भी सुना होगा जी। अब इन्होंने 5-10 पॉकेट वाला कोड बनाया था। एक जेब में ऑटोनॉमी थी, एक जेब में सेल्फ रूल था, एक में बफर स्टेट था, एक में प्रिलिमिनरी था, एक में आजादी थी, एक में मर्जर विद पाकिस्तान, इवन कहीं कहीं कैलेफाइट की भी बात हो रही है। अब इतने मल्टीपल नैरेटिव्स के वजह से एक सोसाइटी में जो कंफ्यूजन आया है, और उन नैरेटिव्स के कारण जो रेडिकलाइजेशन हुई, जो टेररिज्म को बढ़ावा दिया, जो इस आड़ में इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स ने भी और कश्मीर पॉलिटिशियंस ने मिलकर कश्मीर को एक ऐसे स्टेज पे लाया है, जम्मू कश्मीर को एक ऐसे स्टेज पे लाया है जहां वर्चुअली जम्मू कश्मीर कोलैप्स हो रहा है। तो मैं तो ये मानता हूं कि इसको हमारे जो महात्मा मोदी जी हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को आभार प्रकट करना चाहिए, क्योंकि जो अभी ये लोग कह रहे हैं कि 1 साल में नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ है, पर कुछ नहीं होगा ऐसा नहीं मानिएगा। और 69 साल में क्या हो, जरा इसका तो हिसाब किताब करें। 1 साल में क्या क्या नहीं हुआ, एक गिनती तो आपके पास है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि यहाँ इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स, आप रिक्रूटमेंट की बात कर रहे हैं, एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, यूथ एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि एक सोरा इंस्टीट्यूशन के अलावा क्या है जम्मू कश्मीर में जो आपने 70 साल में बनाया है? जो श्रीनगर SMHS हॉस्पिटल है और जो जम्मू का SMHS हॉस्पिटल है, तो महाराज ये समझते हैं। और एक बहुत बड़ी बात बताऊं टीटू जी, अगर आप आतिश चिनार पढ़ते हैं, आतिश चिनार में शेख साहब कश्मीरी पंडित के लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, अब आप अंतर देख लीजिए। महाराज हरि सिंह जी का एक एज अ रूलर माय रिलीजन। अब इन दो नेताओं के बीच में आप कंपेयर कीजिए कि बेसिक मानसिकता क्या थी। अगर बेसिक मानसिकता धारा 370 और आर्टिकल 35A के बीच में ये थी कि ऐसा ऐसा कश्मीर को हम आजाद करेंगे, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, क्योंकि कश्मीर और भारत का 5000 सालों का सांस्कृतिक संबंध है। इसलिए कश्मीर सांस्कृतिक धरोहर पे भारत का अंग है, तो इस अंग को किसी भी कीमत पर अलग नहीं होने देंगे। जिन लोगों ने इस प्रकार की मानसिकता झूठ पाल रखा था, उन मिथ्स को, और जो ये बैटल ऑफ आइडियाज की बात कर रहे हैं, वो छिछोरी राजनीति है, उनमें कोई दर्शन नहीं है। पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियंस ने कांग्रेस के शेल्टर लेकर जम्मू कश्मीर की बर्बादी का वो कारण बने हैं। जम्मू कश्मीर आज एक वॉल्केनो पे था। इस वॉल्केनो से बचाने के लिए मैंने महात्मा मोदी जी का ये उनका पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग, तो उससे तो दुनिया वाकिफ है, मगर जो उनके पास डिवाइनिटी है उसको प्रणाम करते हुए मैं
आप सबसे ये प्रार्थना करूंगा कि 5 तारीख को वो सब जो इस वेबिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपने घरों में तिरंगा फहराइए, क्योंकि हम मानते हैं कि 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के रहने वालों के लिए 15 अगस्त के समान है।